हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने हॉब्स के राजनीतिक विचारों को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसके तहत हमने दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की थी। एक तो हॉब्स के राज्य की उत्पत्ति के संबंधी विचार और दूसरा हॉब्स का सामाजिक समझौता संबंधी विचार। इन दो विचारों को हमने उस व्याख्यान में जानने की कोशिश की थी। उसी कड़ी के तहत आज के इस व्याख्यान में हम हॉब्स के सामाजिक समझौते की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। थॉमस हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से जिस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहिए या चाहता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है कि वे कैसे राज्य की स्थापना करना चाहता है। हम उन विचारों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पहला, समाज, राज्य व सरकार में अंतर नहीं होता, अर्थात कार्यपालिका की समाप्ति के साथ ही राज्य और समाज भी समाप्त हो जाता है। हॉब्स के सामाजिक समझौतावादी विचार हैं, यानी समाज, राज्य और सरकार में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता। कार्यपालिका यदि समाप्त हो गई तो राज्य और समाज दोनों एक साथ में समाप्त हो जाएंगे। दूसरा बिंदु, वह सामाजिक समझौते के माध्यम से कानूनी संप्रभुता की स्थापना करना चाहता है, यानी लीगल सॉवरेंटी की स्थापना करना चाहता है, अर्थात शासक के आदेश ही कानून होते हैं। यह बात हॉब्स कहता है। हॉब्स कहता है कि शासक, चाहे वो बच्चा ही हो, चाहे वो बहुत वृद्ध व्यक्ति हो, वह ईश्वरीय तत्व लिए होता है और उसके आदेश का उल्लंघन करना यानी ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करने के समान है। तो वह यहाँ उसको जो निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक है शासक, उसके आदेश के पालन की बात करता है और वही उसका आदेश ही कानून है। वह सामाजिक समझौते के माध्यम से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। देखो, आपको ध्यान से समझना होगा कि हॉब्स के सामाजिक समझौते का मुख्य उद्देश्य ही मानव प्रकृति के आधार पर, मानवीय संवेगों के आधार पर निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करना है। चौथा, वह नागरिकों को आत्मरक्षा का अधिकार देता है, अर्थात व्यक्ति को भागने का अधिकार तो देता है, वो भी एक स्थिति में, मैंने आपको बताया कि जब उसके प्राण संकट में आ जाए तो आत्मरक्षा का अधिकार तो देता है, लेकिन वह नागरिकों को क्रांति का अधिकार नहीं देता कि आप संगठित होकर राजतंत्र के विरुद्ध या निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध उपद्रव कर दो। ऐसा अधिकार हॉब्स किसी भी नागरिक को नहीं देता। हाँ, यदि किसी व्यक्ति विशेष के प्राण संकट में, तो वह भाग सकता है, वह भी व्यक्तिगत। थॉमस हॉब्स के राज्य संबंधी विचारों में व्यक्तिवाद एवं निरंकुशतावाद दोनों के तत्व दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम बहुत गहराई से अध्ययन करें तो इन विचारों में निरंकुशतावाद के तत्व अधिक दिखाई देते हैं, यानी निरंकुशतावाद अधिक है। हॉब्स कहते हैं कि सामाजिक समझौते के बाद सब लोगों के अधिकार किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय को प्राप्त हो जाते हैं और वह शासक बन जाता है तथा अन्य लोग उसकी प्रजा हो जाती है। ये भी सामाजिक समझौते की एक विशेषता है कि सामाजिक समझौते के बाद में जो लोगों के समस्त अधिकार और लोगों के समस्त जो उनके समस्त अधिकार थे, लोगों के समस्त जो कर्तव्य हैं, वे सब एक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय में एकत्रित हो जाते हैं और वह शासक बन जाता है। इस सामाजिक समझौते में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती, क्योंकि हॉब्स खुद कहता है कि शर्तें तय होने पर अनिश्चितता एवं अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हॉब्स कहीं कोई शर्त नहीं लगाता। शर्त होने का मतलब ही अविश्वास और अनिश्चितता है, इसलिए कहीं कोई शर्तें नहीं होती सामाजिक समझौते में।
क्योंकि शर्तें होने से समझौता टूटने का डर होता है। हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार, ये हॉब्स का अगला विचार है, संप्रभुता संबंधी विचार। हॉब्स एकलवादी कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। इसके अनुसार संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है, जिसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में तो सर्वोच्च होता है और बाह्य क्षेत्र में अपने निजी मामलों में स्वतंत्र होता है। राज्य की इस संप्रभु शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है। हॉब्स कानूनी संप्रभुता के संबंध में फ्रांस के विचारक जीन बोंदा से बहुत प्रभावित है। यानी फ्रांस के जीन बोंदा ने 1576 में एक पुस्तक लिखी, द 6 बुक्स ऑन रिपब्लिक, और उसमें उन्होंने पहली बार संप्रभुता के संबंध में बात कही थी। तो हॉब्स फ्रांसीसी विचारक जीन बोंदा से बहुत प्रभावित है और उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाता है। जीन बोंदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों एवं परिजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं लगाया जा सकता, कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन व्यवहार में जीन बोंदा शासक पर 5 प्रतिबंध आवश्यक रूप से लगाता है। वो फिर भी शासक को निरंकुश नहीं छोड़ता, उस पर 5 आवश्यक प्रतिबंध लगाता है। और वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला ईश्वरीय कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा संवैधानिक कानून। ये प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून, संवैधानिक कानून की बात आपने देखा होगा कि थॉमस एक्विनास भी करते हैं। सामाजिक रीति रिवाज और संपत्ति का प्रतिबंध, ये 5 प्रतिबंध शासक पर लगाता है जीन बोंदा। जो 5 प्रतिबंध जीन बोंदा शासक पर लगाता है, हॉब्स उसके विपरीत उन प्रतिबंधों से शासक को मुक्त कर देता है। यानी हॉब्स के विचार यहां जीन बोंदा के विचारों से भिन्न है। सेबाइन भी कहते हैं कि हॉब्स संप्रभुता की परिभाषा नहीं देकर संप्रभु की परिभाषा देता है। यानी वो संप्रभुता की बात नहीं करता, अपितु संप्रभु यानी जो निरंकुश होता है, जो सर्वोच्च शक्तिशाली होता है, जिसके पास सारी शक्तियां केंद्रित होती, उसके पक्ष में बात करता है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु वह व्यक्ति होता है जो समझौते का भाग नहीं होता, अपितु समझौते का परिणाम होता है। ये बात मैंने पहले पिछले व्याख्यान में बताई कि हॉब्स का निरंकुश राजतंत्र, हॉब्स का लेवियाथन, हॉब्स का निरंकुश शासक समझौते का भाग नहीं होता, अपितु समझौते का परिणाम होता है, क्योंकि वह समझौते में शामिल नहीं होता। थॉमस हॉब्स संप्रभुता की निम्न 5 विशेषताएं बताता है। इनकी संप्रभुता की कुछ विशेषताएं, उनके संबंध में भी बात कर लेते हैं। संप्रभुता सर्वोच्च एवं निरंकुश होती है। पहली बात कि संप्रभुता सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च का मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है, और निरंकुश होती है। दूसरा, संप्रभुता नागरिक समाज एवं राज्य का अनिवार्य अंग है। इसके बिना समाज और राज्य का कोई महत्व नहीं है। यदि संप्रभुता समाप्त हो गई तो ये समझ लीजिए राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो संप्रभुता नागरिक समाज और राज्य का अनिवार्य अंग है। तीसरा, संप्रभुता अदेयी होती है, यानी किसी को दी नहीं जा सकती। ऐसा नहीं कि दे दे किसी को कि ठीक है 10 दिन के लिए ये संप्रभुता आपके पास, नहीं। संप्रभुता अदेयी होती है। संप्रभुता अविभाज्य होती है, बांटी नहीं जा सकती कि लो थोड़ा हिस्सा आप रख लो, थोड़ा आप रख लो, थोड़ा नहीं, अविभाज्य होती है। और 5वां अंतिम, संप्रभुता न्याय का स्रोत, कानून का स्रोत, प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत एवं विचारों का स्रोत होती है। यानी इन सब चीजों का एक कॉमन एस्पेक्ट है संप्रभुता, न्याय का, कानून का, प्रशासनिक शक्तियों का और विचारों का एक पुंज है। थॉमस हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों की बहुत से बहुलवादी विचारक आलोचना भी करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं सर हेनरी मैन एवं लॉस्की, हेराल्ड जोसेफ लॉस्की। ये एकलवादी संप्रभुता की बात
जो व्यक्ति करते हैं, जैसे हॉब्स के जैसे जो एकलवादी संप्रभुता की बात करते हैं, उनकी आलोचना ये बहुलवादी करते हैं। और बहुलवादियों में लॉस्की और हैं सर हेनरी मैन प्रमुख हैं। यह हॉब्स की संप्रभुता के संबंध में भी हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों के संबंध में भी आलोचना करते हैं, क्योंकि ये विभाज्य मानते हैं उसको, वो ये बांटी जाने योग्य मानते हैं, देने योग्य मानते हैं। क्योंकि जिस प्रकार सामाजिक समूह होते हैं उसी प्रकार सामाजिक समूहों में चीज़ें बंटती है, वैसे संप्रभुता भी बांटी जानी चाहिए। ऐसा इनकी कई अपनी अपनी कोटेशंस है, कई अपने अपने विचार हैं, जो कभी आप विस्तार से चर्चा करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट की कक्षाओं में संप्रभुता संबंधी एक टॉपिक दिया गया है और उसमें काफ़ी विस्तार से ये बातें बताई गई है। आप सभी लोगों ने मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद एवं आभार। और यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।